जोहार साथियों, आज पुनः मैं आप लोगों के सामने जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसको लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। विगत 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, तो आइए उस श्रृंखला को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। ऐसी उक्ति ये कहा गया है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, यानी कोई भी कार्य होगा वो उद्यम से, परिश्रम से, हार्ड वर्क से ही सफल होता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, यानी कोई भी कार्य मन में सोचते रहने से ही संपन्न होना ये मुश्किल है। ठीक है, प्लानिंग तो होती है, लेकिन किसी भी कार्य को संपन्न पूरी तरह से करने के लिए हमें उद्यम तो करना पड़ेगा। एक दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोए हुए शेर के मुख में स्वयं ही कोई हिरण, कोई पशु नहीं प्रवेश करता है, बिना उसके पराक्रम किए, शौर्य दिखाए, आक्रमण किए उसके मुख में प्रवेश नहीं कर सकता है। सेम वैसे ही यदि हमें किसी प्रकार की सफलता अर्जित करनी है तो हमें आपको कुछ न कुछ उद्यम परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसलिए लिखा गया है न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। आइए पुनः हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यद्यपि विगत वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 31 तक हुआ था, और यहाँ पर जो हम इसको ऐड किए हैं वो है 41 नंबर का सवाल। 10 क्वेश्चन जो बीच के हैं सब सेम टू सेम वैसे ही हैं, यानी गद्य का अवलोकन कीजिए, उससे विनिर्मित जितने प्रश्न हैं उनका हम समाधान देखते थे। वही गति थी और वही सिस्टम पूरा था, इसलिए हमने उसको स्किप करके आगे बढ़ा है। एक नए प्रकार का क्वेश्चन जो आता है, यहाँ लिखा गया है, इसका मार्क है 3। 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ आता है। 41वें नंबर पर लिखा गया है अधोलिखित दिनचर्याम अंकानाम स्थाने कालबोधका शब्दम लिखत, यानी अधोलिखित नीचे लिखे गए जो दिनचर्या है, समय दिया गया है, इस अंकों के स्थान पर कालबोधक शब्द, इस समय को बताने वाले शब्द को यहाँ पर हमें लिखना है, जिससे हमारा यह जो है विकल्प है वो पूरी तरह से पूर्णता को प्राप्त हो। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं दिखाई दे रहे हैं विकल्प, क्वेश्चन नंबर 41 में 1, 2, 3 ये सब घड़ी से संबंधित हैं। घड़ी से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, और थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दे देंगे तो घड़ी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है, प्रश्न हैं, वो हमारे गलत नहीं होंगे, और पूरी तरह से आप अपने नंबर को हासिल कर सकते हैं। आइए विलंब ना करते हुए देखते हैं। पहला है ईशानः प्रातः, कोष्टक में लिखा गया है 6, यहाँ डैश डैश करके खाली स्थान है, वादने सय्याम त्यजति। एक वाक्य है, ईशान कोई व्यक्ति है जो प्रातः सुबह क्या करता है, 6 बजे, 6 लिखा गया यहाँ पर, वादने सय्याम त्यजति, यानी 6 बजे प्रातः काल अपनी सैया को छोड़ता है, त्यागता है, यानी उठता है, जागता है। अब यहाँ 6 बज रहा है, इसको हमें दिखाना है संस्कृत में कि 6 बजे को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। एक छोटा सा प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे यहां बना दिया मैंने छोटा सा ये क्लॉक, घड़ी। हम जानते हैं सबसे ऊपर 12 होता है, फिर ऐसे आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 6, 7, 8 और इसके सीधा पर 9, 10, 11। सबसे जो छोटी सुई होती है हमारी, ये प्रदर्शित करती है, घंटे को बताती है, और उससे जो थोड़ा बड़ी होती है वो बताती है मिनट। थोड़ा सा इसको हम हटाएंगे, ये है। अब जो बड़ी सुई होगी वह भी हमारी यहीं पर होगी, और 1 सेकंड की होती है, सबसे बड़ी होती है, जो अनवरत कंटिन्यू चलती रहती है।
तो सबसे छोटी जो सुई होती है वो बताती है घंटे को, और जो उससे थोड़ा बड़ी होती है वो बताती है मिनट को, और एक है सेकंड को। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि पूरा ये जो सर्कल हमारा है ये 60 मिनट का सर्कल होता है। ऐसे मैथ की भाषा में 360 डिग्री का यह एंगल है, पूरा कोण बना हुआ मतलब एक गोला होता है। लेकिन ऐसे में हमें 60 मिनट प्रदर्शित करना है, तो 60 मिनट को यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में, ये कंडीशन और ये कि ये, अब हम सुई को थोड़ा सा हटाते हैं यहां से, एक मिनट। ऐसे कंडीशन में हम अगर 4 पार्ट में इसको बांटते हैं, ये 9 है, तो इसमें होता है 4 चरण, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ऐसे में हम देखेंगे 12 से 1 तक जाएंगे 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट, 3 तक पहुंचते पहुंचते 15 मिनट दिखाता है। फिर यहाँ 30 मिनट, 45 और यहाँ 60। 60 मिनट को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट में, 4 भागों में बांट दिया है। तो एक एक जो चरण है वह 15 मिनट का है, एक पाद 15 मिनट का। यानी 12 से आप बढ़ेंगे आगे तक आएंगे, 3 तक 15 मिनट, एक पाद हो गया। फिर 3 से बढ़ेंगे यहाँ 6 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट, ये 2 पाद हो गया, और ये 3 पाद, ये चौथा पाद। यानी कि 60 मिनट को 4 भागों में बांटने पर 4 चरण हुए 15-15 मिनट का। ऐसे में हम देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है कि 6 वादने संयाम त्यजति। अब 6 वादने का संस्कृत क्या होगा, यही हमको यहाँ पर फिलअप करना है। तो हम देख रहे हैं 6 का संस्कृत होता है षट। क्या होता है? षट। ये है षट, ट को ड भी हो जाता है, प्रथम वर्ण का तीसरा अक्षर जलाम जसवंत। इसके बाद वजय का होता है वादने, तो हो जाएगा षट वादने संयाम त्यजति। अब 6 बजे के कैसे, जब देखते हैं हम कि यहाँ पर घंटे की सुई हो जाती है और ये हो जाता है मिनट का। ऐसे कंडीशन में पूरी तरह से 6 बजा हुआ है। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा ईशाना प्रातः 6, यानी कि षट वादने संयाम त्यजति। अगला आपका है सेकंड नंबर पर प्रातः 6:45 लिखा गया है, 6:45 वादने विद्यालयम गच्छति। यानी वह क्या करता है लड़का, ईशान 6:45 पर विद्यालय के लिए जाता है। अब यहाँ है 6:45, यानी 6 पूरी तरह से बच जाएगा। 6 बजने के बाद 45 मिनट और आ रहा है, यानी 15 मिनट आएगा तो एक चरण हो जाएगा। इसको बोलते हैं सपाद। सपाद का मतलब होता है एक चरण। जब यहाँ आएंगे तो हो गया 2 चरण, 15-15 मिनट का 2 चरण। ऐसे कंडीशन में हो जाएगा सार्ध। साढ़े को हम बोलते हैं सार्ध, और यहाँ जो सवा होता है इसको बोलते हैं सपाद। स मतलब होता है सहित और पाद मतलब चरण। जितना बज रहा है उसमें एक पाद एक चरण और होता है सवा में, और साढ़े में क्या होता है? सार्ध, यानी कि आधा घंटा और। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर है 6:45, तो 6 तो बज गया है, इसके बाद 45 मिनट और है, यानी यहाँ पर आ जाएगी मिनट वाली सुई। ये सुई यहाँ पर है, यहाँ चली आएगी, यानी हो जाएगा 6:45। अब यहाँ पर एक पाद 45 से लेकर के 60 तक होता है, यही एक पाद 7 बजने में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं कि पादो न, लिखा जाएगा पादो न सप्तवादने, पादो न सप्त, यानी 6:45, यानी कि 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है 7 बजने में। और 15 मिनट का टाइम जो होता है वो ये होता है एक चरण का, तो वही एक चरण 7 बजने में नहीं है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि पादो न, यानी कि एक पाद एक चरण 7 बजने में बाकी है, उसी का संस्कृत हो जाएगा पादो न सप्तवादने विद्यालयम गच्छति। फिर एक आता आपका 12:45, मध्याह्न। प्रातः है, मध्याह्न मतलब मध्य का मतलब होता है बीच, दोपहर, अन्न मतलब दिन का जो दोपहर का टाइम है 12:45। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही है, यानी 12:45 3 चरण भी चुका है, एक चरण एक पाद बाकी है 1 बजने में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वही चीज ऐसे ही हो जाएगा पादो न। पादो मतलब पाद, चरण, न माने नहीं है, एक चरण एक पाद नहीं है, कितना बजने में? 1 बजने।
पादो न एक वादने, यानी 1 बजने में 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है, इसलिए एक चरण अभी नहीं है, नहीं बजा है, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि पादो न एक वादने। तो ऐसे कंडीशन में 6 बजे को हम बोलते हैं सटवादने, पादो न सप्तवादने, और 12:45 जो है पौने 1 को बोलते हैं पादो न एक वादने। अब ऐसे ही अगर आता है आपका कोई का दे 6:15, इसको क्या बोलेंगे? तो हो जाएगा 15 मिनट 1 पाद, इसको बोलेंगे सपाद। क्या बोलेंगे? सपाद, यानी 1 पाद सहित सटवादने, सटवादने, सपाद यानी कि 6:15। तो 6:15, 6:30 और पौने 7 का यही कंडीशन है। इसमें 3 चीज यही मुख्य होती है, 1.25, 6:30 और पौने। तो हमने बारी बारी से इसको देख लिया है, सिंहावलोकन कर लिया है। बाकी हमारे महनीय व्यक्तित्व जितने भी सर लोग हैं, आप सभी को अच्छे प्रकार से अधीत कराए होंगे क्लास में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये आपका जो प्रश्न पुस्तिका मिलती है 2025 की है, उसी को हमने स्कैन करके यहाँ लगाया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाच्यानुसारम समुचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत, यानी उचित आपको क्या करना है? विकल्प चुन करके, ये विकल्प दिए गए चारों, इसमें फिलअप करना है। लिखा गया है कि योगिराजेन कथ्यते, कोई करता है, योगिराज नाम है, इसमें तृतीया लिखा गया है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे हम लोग कहते हैं बालकेन रामेण, वैसे योगिराजन डैश डैश खाली स्थान है, कथ्यते क्या भरा जाएगा? कृष्णम, कृष्णाम, कृष्णेन, कृष्ण, कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर योगिराज करता है, उसके द्वारा कहा गया किसी व्यक्ति को। तो जब यहाँ पर कर्ता क्या है? तृतीया में है। हम लोग पढ़ते हैं कि अनुक्ते कर्तरी और करणे च तृतीया स्यात्, यानी अनुक्त कर्ता और करण इन दोनों में तृतीया होता है। तो यहाँ पर क्या है? तृतीया है, यानी ये अनुक्त कर्ता है। अनुक्त कर्ता में क्या हो गया? तृतीया, जिसको अब क्या होगा? यहाँ पर जिसको कहेगा वह हो जाएगा उक्त, और उक्त कर्म में सदैव प्रथमा होती है, उक्त कर्म में प्रथमा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी विभक्ति? प्रथमा। तो प्रथमा कहाँ पर है? द्वितीय हो जाएगा। तो कृष्णाम में नहीं होगा, द्वितीय में, बहुवचन में तृतीय हो जाएगा। कृष्ण, कृष्ण हो जाएगा, योगिराजेन कृष्ण, क्योंकि योगिराज कृष्ण को कहा, अगर ऐसा भाव निकलता, क्योंकि यहां पर यह क्या हो गया है? अनुक्त नहीं है, उक्त है, उक्त कर्म में प्रथमा होता है। अगर यहां पर होता अनुक्त, तब एक सूत्र आता है कर्मण द्वितीय, यानी अनुक्ते कर्मण द्वितीय स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीय होता है। यहां पर कर्ता में क्या है? तृतीय है, और इसमें प्रथमा। फिर अगला है पाठा पठ्यन्ते, पाठ है जो पढ़ा जाता है। जब क्रिया हमारी बहुवचन में है तो इसका मतलब कर्ता भी क्या होगा? बहुवचन में होगा। तो छात्रा भी, छात्र भी, छात्राः है तो तीनों बहुवचन में, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कि छात्रा भी, अब एक छात्र भी है, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रैः, अगर पुल्लिंग होगा तो छात्रैः बनेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर है छात्र, ये तो हो बने करेगा, क्यों? क्योंकि क्रिया बहुवचन में है तो हमारा कर्ता जो है वह भी बहुवचन का ही होगा। तो यहाँ पर भी छात्रा है, छात्र है, छात्रो, छात्रा, पुल्लिंग है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर है छात्रा भी, यानी ये स्त्रीलिंग का रूप चलेगा, छात्रा, छात्रे, छात्रा। तो तृतीया में आया, यहाँ पर है छात्रया, छात्राभ्याम, छात्रा भी, छात्रों जो छात्राएं हैं उनके द्वारा पाठ को पढ़ा जाता है। ये छात्रा भी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला है तीसरा, जनाः गच्छन्ति, जना मतलब लोग हैं, कर्ता है बहुवचन में, तो क्रिया भी बहुवचन में है। कहाँ जा रहे हैं? ग्रामीण, ग्रामम, ग्रामाय। अब कर्ता जब यहां पर हमारा बहुवचन में, क्रिया भी हो गई, कहाँ को जा रहे हैं? ग्रामम, गांव को, या गांव के द्वारा, या गांव अपदम न प्रयुंजित, खाली ग्राम लिखा गया है, पद बनाया ही नहीं गया है, गांव के लिए जाते हैं। तो यहाँ जो सामान्य अर्थ होता है, जनाः गच्छन्ति, कहाँ को जा रहे हैं? गांव को जा रहे हैं, ग्रामम।
ये आपका जो विकल्प का वाला है ये आपका सही हो जाएगा। ग्रामम गच्छन्ति। कर्तुरीप्सितमम कर्म जो होता है, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, तो गांव को चाहता है, तो उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, या उसमें कर्म द्वितीय से द्वितीय लग जाता है तो हो जाएगा ग्रामम। तो इस प्रकार से इसका विकल्प का सही हुआ। इसमें कारक विभक्ति का ज्ञान रहता है तो हम लोग क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं। आइए, और क्वेश्चन नंबर 43, अधोलिखित वाक्य सुरेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं रेखांकित पद दिए गए हैं, उसमें कुछ उनको संशोध्य अच्छे प्रकार से शोधित करके शुद्ध करके लिखना है आपको। लिखा गया है सह अमृतांशस्य सह गच्छति। सह माने वह, अमृतांशस्य कोई अमृत नाम का लड़का है, उसके साथ क्या करता है, जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे पढ़ेंगे कारक के हिसाब से तो फिर ठीक है, वह अमृत के, चूंकि का के की जो कारक होता है षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो वह अमृत के साथ जाता है। लेकिन जैसे कोई यहां पर लग गया है, उपपद आ गया है, हम लोग कारक अध्ययन किए होंगे तो उसमें लिखा गया होगा कि सह साकम सार्धम योगे तृतीया। जब सह का योग होता है, साकम का सार्धम का होता है, तो उसमें उसके साथ जो शब्द रहेगा तृतीया का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, सह यहां हो जाएगा अमृतेन, सह अमृतेन सह गच्छति। वह अमृत के साथ जाता है। यही सह जो है पद, इसी सह की वजह से यहां पर अमृतेन में तृतीय लग गया। सह अमृतेन सह गच्छति। यहां कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। तो यहां पर जो षष्ठी है न होकर के वो तृतीया में प्रयोग किया जाएगा, हो जाएगा अमृतेन। आइए सेकंड नंबर पर क्या देखते हैं, अयम वनम सुंदरम अस्ति। यह वन सुंदर है। ठीक है, वन हमारा जो है शब्द, यह वन क्या है, यह वन जो हमारा है विशेष है, विशेष, ये विशेष पद है। अब उसके साथ जो भी जुड़ेगा विशेषण, तो जिस वचन पुरुष में ये रहेगा इस लिंग में, वैसे ही प्रयोग यहां भी होना चाहिए। यह अर्थ तो सही है कि यह वन सुंदर है, लेकिन जो यह है इसका संयोग जो है, योग है वन के साथ है। और हम जानते हैं जो वन पद है यह सदैव नपुंसक लिंग में होता है और इसका रूप चलता है वनम वने वनानी, वनम वने वनानी। तो जब नपुंसक लिंग में होता है तो यहां पर अयम न होकर के हम क्या लिखेंगे, इदम। क्या लिखेंगे, इदम। इदम वनम सुंदरम अस्ति। तो यहां पर अयम की जगह पर हो जाएगा इदम। तो हमारा वाक्य शुद्ध हो गया, सही हो गया। तीसरा है बालका पुस्तकान पठन्ति। बालका, 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 यानी जो जितने भी बच्चे हैं, बालक हैं, सब क्या करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वाक्य तो सही है लेकिन अंडरलाइन जो दिया गया है पुस्तकान, इसको लेकर के हमें शोधन करना है, शुद्ध निकालना है कि गलतियां कहाँ हैं, इसको शुद्ध क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पुस्तकान, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे पुस्तक का अध्ययन करेंगे, बहुवचन में तो होगा, लेकिन बहुवचन का रूप क्या होगा, और यह होगा द्वितीया में, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो हैं, किसको पढ़ते हैं, पुस्तक को। कर्म कारक होकर द्वितीय लगेगा, लेकिन द्वितीय का रूप क्या बनता है, तो हम जानते हैं पुस्तक शब्द जो है वह नपुंसक लिंग में होता है और उसका रूप चलता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो पुस्तकान न होकर के यहाँ बन जाएगा आपका पुस्तकानि, पुस्तकानि हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये पुस्तकान गलत हो जाएगा, तो पुस्तकानि बनेगा यहाँ पर, यानी बच्चे जो हैं पुस्तक को पढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए जितने भी रेखांकित पद हैं इसमें समास अथवा विग्रह का विकल्प से चुन करके हम लोग फिलअप करेंगे, टिक करेंगे या लिखेंगे। तो लिखा गया पहला क्वेश्चन इसमें, अत्र मक्षिकाणाम अभावः अस्ति। यहाँ पर मक्खियों का अभाव है। तो यहाँ पर समासिक पद है मक्षिकाणाम अभावः। अब इसको यहाँ विग्रह किया गया है, समासिक विग्रह, मक्षिकाणाम अभावः।
मक्खियों का अभाव, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है अभाव। तो यहां पर हो जाएगा निर अलग मक्षिका अलग गलत हो जाएगा। हम लोग समास पढ़े हैं तो उसमें आता है ना अव्यय भाव समास में, अव्यय में विभक्ति, समीप, समृद्धि, अभाव, ये सब अभाव वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर। किसका अभाव? मक्खियों का। तो हो जाएगा निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव, मक्षिकम अभाव निर्मक्षिका, मक्खियों का अभाव है, इसलिए षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन लगाया गया यहाँ पर। तो इसका जो विकल्प होगा आपका क वाला सही होगा निर्मक्षिकम। निर मतलब होता है बिना, मक्खियों का, यानी जहाँ पर मक्खियों का अभाव हो। तो ये सामासिक पद हो गया और समास का ये क्या है? विग्रह है, इसलिए का सही हो जाएगा निर्मक्षिकम। फिर है राम लक्ष्मणौ वनम गच्छत। राम लक्ष्मणौ यानी राम है और लक्ष्मण है, कहाँ जाते हैं? वन को जाते हैं। गच्छति गच्छत दो वचन का है क्योंकि दो लोग जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर द्वंद्व समास है, चार्थे द्वंद्व, चार अर्थ में द्वंद्व समास होता है और उसमें भी इतरेतर आपका होता है, एक शेष होता है, समाहार द्वंद्व होता है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों लिखे गए हैं, राम और लक्ष्मण, दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, इसलिए यहाँ पर हो जाता है आपका इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास है और इसका विग्रह हो जाएगा रामः च लक्ष्मणः च, और संधि से लिखेंगे तो हो जाएगा रामश्च लक्ष्मणश्च, यानी दोनों का अपना अलग महत्व है, इसलिए दोनों पद प्रधान भी हैं यहाँ। और रामः च लक्ष्मणः च, शुद्ध विग्रह आपका यही होगा राम लक्ष्मणौ। अगर यहीं पर खाली लक्ष्मणौ हो जाए, दो वचन में प्रयोग कर दिया जाए तो हो जाएगा एक शेष द्वंद्व, क्योंकि यहाँ पर राम क्या राम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, केवल लक्ष्मण का कर रहे हैं और लक्ष्मण को दो वचन में रख दिया, इसका मतलब दो पद हैं, तब हो जाएगा एक शेष। लेकिन यहाँ दोनों पद दिखाई दे रहे हैं, इतर इतर दोनों का अलग महत्व अपना अपना है, इसलिए हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व। हास्य प्रिय सुखी भवति। हास्य प्रिय, जो व्यक्ति हास्य जिसको प्रिय है ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, ऐसा इसका अर्थ है। हो जाएगा हास्य प्रियम सह, हास्य प्रिय है वह नहीं, हास्य से प्रिय है, हास्य का प्रिय, हास्यम प्रियम यस्य सह, हास्या प्रिय, जो हास्य वह प्रिय है नहीं। विग्रह किया गया इसका बहुब्रीहि समास है, हास्यम प्रियम यस्य सह। बहुब्रीहि समास में ये होता है ना कि न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, बल्कि दोनों से अलग हटके एक तीसरा पद प्रधान होता है। वहां पर निकल के वही आ रहा है हास्यम प्रियम यस्य सह, हास्य है प्रिय जिसको वह व्यक्ति, एक अदर पर्सन आ रहा है निकल के कि अलग वह कौन हो रहा है, ना हास्य यहाँ पर प्रमुख है गौड़ है, ना यहाँ पर प्रिय प्रमुख गौड़ है, बल्कि यह हास्य जिसको प्रिय है वह व्यक्ति कौन है? एक तीसरा व्यक्ति है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ग वाला सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 45 नंबर का जो सवाल है, अधोलिखितानां समानार्थकै पदै सहमेलनम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का समानार्थक पदई, इसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं या पर्यायवाची बोलते हैं। समानार्थक शब्द होता है उसका, उसके साथ मेलन करना है, मिलाना है। लिखा गया सविता, सविता का मतलब ही होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। ऐसे सवाल जब हम पूरी तरह से शब्दों से परिचित रहते हैं कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है, तब उसके आधार पर हम सुमेलित करने में हमें आसानी होती है, हम मिला सकते हैं। दैव गति जो भाग्य की गति होती है, लोग कहते हैं कि भाग्य की रेखा, भाग्य की गति। अवगत्य मतलब जानकर, अवगत्य मतलब जानकर, अब अवसर पूर्वक है। नीतवान, नी धातु है, नी मतलब नयन करना, ले जाना, अक्त प्रत्यय लग गया यहाँ पर। अक्त तो निष्ठा दो प्रत्यय होते हैं भूतकालिक, ये हो गया ले गया, ऐसा अर्थ निकलता है। सिरसी यानी सर पर, सप्तमी व्यक्ति सिरा है, सिरसी सिरांसी, लेकिन सप्तमी के एक वचन में बनता है सिरसी यानी सर पर या सिर पर। फिर जलधौ, जलधौ यानी समुद्र में, समुद्र में। अब वही चीज यहां देखना है, भाग्य स्थिति। भाग्य स्थिति कहाँ है? दैव गति, ऐसे कंडीशन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अवगत्य माने जानकर, तो ज्ञातवा, ज्ञा धातु है, अक्तवा प्रत्यय लग के बन गया ज्ञातवा, यहाँ हो जाएगा।
ले गया नीतवान, नी धातु तो नी धातु से है, हाँ। और यहाँ पर हो जाएगा अनयत, नी धातु से ये लंग लकार का रूप बन जाएगा। वही काम यह भी करता है, जो प्रत्यय बनाता है वही अर्थ यहाँ से निकलता है। अनयत ये हो जाएगा सिरस मतलब सर पर, मस्तके, इसका ये हो जाएगा समुद्र में, सागरे, ये हो जाएगा। ऐसी स्थिति होगी। सागरे मतलब समुद्र में, और जलधि इसका मतलब होता है जल, धी मतलब धारण करने वाला, जिसमें जो खजाना है जल का, ऐसा वह समुद्र का जो समानार्थक शब्द है वो है सागर, समुद्र। तो ऐसे कंडीशन में मैं देख लिया, जब सारे शब्दों का अर्थ हमें मालूम रहेगा तो हमें फिर मिलाने में दिक्कत नहीं होगी। आज का जो प्रश्नों का श्रृंखला था, उस प्रश्नों की श्रृंखला में हम यहीं तक, कितना क्वेश्चन था, 45 क्वेश्चन नंबर 45 तक, यहीं तक हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद का जो और क्वेश्चन होगा, और क्या पैटर्न है पूछने का, कैसे क्वेश्चन और पूछे गए हैं, इसको जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा वेट भी कीजिए, और तब तक इस वीडियो को, इस संदेश को, इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाइए, प्रसारित कीजिए। फिर और क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने टोटल आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब का अवलोकन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।